नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर जिस तरह की रस्साकशी और माथापच्ची चल रही है, वहां से कुछ नए बड़े अपडेट्स आए हैं। बीती 2 अक्टूबर को जिस तरह से एक बनाई हुई सूची को वायरल करवाया गया और दावा किया गया कि यही नाम तय किए गए, करीब 50 प्रत्याशियों वाली उस सूची के बाद जिस तरह से भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बवाल मचा हुआ है, वो तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी। ताज़ा तस्वीर अकलतरा से सामने आई है, जहां के विधायक हैं सौरभ सिंह। इनके विरुद्ध वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने करीब 90 फोर व्हीलर गाड़ी के अलावा तमाम अन्य वाहनों से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज की। विधायक बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। वर्तमान विधायक बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। आप लोग करने पहुंचे अपने पार्टी का, उसे दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाए अकलतरा से सौरभ सिंह का, क्या कारण है? उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैडर ने मिलकर उन्हें विधायक बनाया। हम सबकी अपेक्षा और आकांक्षा थी कि वह संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के बजाय उन्हें ध्वस्त करने का प्रयास किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बचाने का हमारा प्रयास है। आज से 3-4 साल से वादा करके तो अभी तक उसको निभाए नहीं है। तो उधर माने गांव के पब्लिक का रोष तो वहाँ के और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर उतारते हैं। तो हमको ऐसा विधायक दीजिए ताकि हमें अपने क्षेत्रवासियों का माने गुस्सा सहना न पड़े। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो 50 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी, उसमें करीब 12 पूर्व मंत्रियों के नाम थे और कई नए और एयरलिफ्ट करवाए हुए चौंकाने वाले नाम थे। यही कारण था कि ऐसी तस्वीरें आरंग से भी चलकर आई। हालांकि आरंग विधानसभा भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से एकदम लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि 130 किलोमीटर दूर तखतपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को भाजपा के रणनीतिकारों को न केवल देखना होगा बल्कि समझना होगा कि आखिर जमीनी कार्यकर्ता चाहता क्या है। मैंने खुद ऐसे कार्यकर्ताओं से जाकर बात की तो उनका एक ही स्वर था कि हमारा कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, हमने बरसों बरस तक काम किया है, हमें कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, गाड़ी में आने के लिए किसी ने पेट्रोल भरवा के नहीं दिया है, लेकिन हम एक ईमानदार और साफ सुथरा प्रत्याशी चाहते हैं, बस हमारी यही मांग है। बीते 2 अक्टूबर को जिस पूर्व मंत्री ने वो सूची जारी करवा कर मीडिया में छपवाया और प्रसारित करवाया, उनसे अब तलब किया जा रहा है। सारी बातें दिल्ली को पता चल चुकी है। 4 अक्टूबर को आनन फानन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय को दिल्ली तलब किया गया। 5 अक्टूबर की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा प्रदेश भाजपा प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और सह चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में तय किया गया कि मनसुख मांडविया 7 और 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आक्रोश के स्वर की सही तस्वीर को केंद्र को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो बेहद उत्साही होकर चुनाव की तैयारी में लगी थी, वो 2 अक्टूबर वाली कथित सूची जारी होने के बाद संगठन का काम लगभग 2 हफ्ते पीछे चले गया। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साही नजर आ रही थी, लेकिन पूर्व मंत्रियों वाली उस सूची को जैसे ही जारी किया गया, कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। यहाँ यह बात गहराई से समझने वाली है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के जितने रजिस्टर्ड कार्यकर्ता थे, उससे भी कहीं कम लोगों ने भाजपा को कुल वोट दिया था और सीटें मिली थी 15। और जब इस बेहद खराब पराजय की समीक्षा की गई तो पाया गया कि भाजपा के अपने ही कार्यकर्ताओं ने उसे वोट नहीं दिया। और ऐसे ही हालात 2023 में नजर आ रहे हैं, जब जमीनी कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय जाकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भाजपा और उनकी विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है, संगठन से भी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो उन पुराने छत्रपों से जिनका नाम 2 अक्टूबर वाली फर्जी सूची में वायरल करवाया गया है। ऐसे नेताओं को जमीनी कार्यकर्ता देखना पसंद नहीं करते हैं, जो घमंड से भरे हुए हैं और जिन्होंने सत्ता के स्वर्णिम कार्यकाल में जो कुछ किया उसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। तब कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी यह एहसास नहीं था कि उन्हें 67 सीट मिल जाएगी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले
अमित शाह ने 65+ का दावा किया था और जब चुनाव परिणाम आया तो मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अमित शाह ने ये दावा दरअसल भाजपा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए किया गया था। इस मजाक के पीछे कड़वी हकीकत को समझना होगा कि अमित शाह को भी उस वक्त शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि भाजपा के पुराने छत्रपों से इस कदर की नाराजगी है जो आज तक कायम है, जिन्हें कार्यकर्ता तो क्या जनता भी देखना पसंद नहीं कर रही है। ऐसे ही रायपुर के एक पूर्व मंत्री जो पत्रकारों को मांगी लाल कहते थे, दरअसल ये मांगी लाल एक घमंड का शब्द था जो पत्रकारों को भिखारी समझते थे। ऐसा ही बुरा व्यवहार कई पुराने छत्रप लगातार करते रहे, न केवल पत्रकारों के साथ बल्कि अपने ही पदाधिकारियों के साथ, जिसका आक्रोश आज तक जमीनी कार्यकर्ताओं में समाहित है। ऐसे माहौल में यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि दूसरी सूची का क्या हुआ? क्या जो फर्जी वाली सूची जारी की गई थी वो सही थी या कोई सोची समझी रणनीति थी? लेकिन अब जब हमारे पास एक पुख्ता जानकारी आई है उसके अनुसार फर्जी वाली सूची में कई नाम तो सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम बदले जाएंगे। उनमें से रायपुर में उत्तर ग्रामीण विधानसभा के अलावा धरसीवा, आरंग, साजा, तखतपुर के अलावा रायगढ़, दुर्ग, वैशाली नगर, नवागढ़ सहित 13 में से 11 पूर्व मंत्रियों को जो टिकट देने और महिला उम्मीदवारों को कम कर दिखाने वाली सूची थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसी तरह जो फर्जी सूची जारी की गई थी उसमें गाड़ा, उत्कल, ब्राह्मण समाज, सिंधी समाज और गुजराती समाज सहित अन्य जिन समाजों की उपेक्षा की गई थी उनको भी अब नई वाली सूची में पूरा सम्मान दिया जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फर्जी सूची जारी की गई उसके बाद जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं का फोन उठाना बंद कर चुके हैं। लोग प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाकर अपने आक्रोश का स्वर लगातार बुलंद कर रहे हैं। यही कारण है कि अभी मैंने जिन विधानसभाओं का नाम बताया वहां पर नए चेहरों को महत्व देने की कोशिश हो रही है। महिलाओं को पहले की अपेक्षा ज्यादा महत्व मिलेगा। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 15% ही महिला उम्मीदवार उतारे थे, इस बार भाजपा के साथ कांग्रेस के ऊपर भी यह नैतिक दबाव होगा कि महिला आरक्षण का कानून पास होने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जाए। यदि 33% की बात की जाए तो इस हिसाब से करीब 30 महिलाओं को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारना पड़ सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा पहले से 5-5 ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतार सकती है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची पर विराम लगाया हुआ है। यदि मैं भाजपा की बात करूं तो मौजूदा समय में विभिन्न जाति समूह की ओर से एक दबाव कायम किया जा रहा है। जो उसके पारंपरिक वोट हैं उनकी ओर से मांग की जा रही है कि यदि संख्या भी कम है तब भी कम से कम एक जाति समूह से एक व्यक्ति को जरूर प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसे हालात में भाजपा की कोशिश है कि अधिक से अधिक साहू समाज के लोगों को टिकट दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ओबीसी की तरफ है और ओबीसी में से भी सबसे ज्यादा जब साहू समाज की संख्या है और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी साहू समाज से है। भाजपा ने पिछली बार यानी 2018 में 14 साहू उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार उतारे थे। तब कांग्रेस के 5 प्रत्याशी विधायक बने थे साहू समाज के और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धमतरी में बेहद संकीर्ण सफलता मिली थी। सिर्फ एक विधायक साहू समाज से रंजना साहू चुनकर आई थी। मौजूदा हालात में जिस तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही, जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, उसका उदाहरण 4 अक्टूबर को तब देखने मिला जब रायगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और यहां से सीएम भूपेश बघेल की ओर से, उनकी सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि 82 विकास खंडों में मॉडल जैतखंड बनाया जाएगा सतनामी समाज को साधने के लिए। जिस तरह की कोशिश हुई, ऐसी अनेक कोशिशें अलग अलग समाजों के लिए की जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी भूमिका में भला कहां चुप रहने वाली, अब इसका असर टिकट वितरण में भी देखने को साफ तौर पर मिलेगा कि जहां अनुसूचित जनजाति जाति के अलावा ओबीसी वर्ग के समीकरण को ध्यान में रखा जाए, जिनकी संख्या, जिनकी आबादी 90% से ज्यादा है, इस लिहाज से 90 में से 80 सीटें इन्हीं वर्ग के लोगों को देनी होगी। बाकी जो बची 10 सीटें हैं उसमें अन्य समाज को एडजस्ट करना पड़ेगा। टिकट वितरण की इस चुनौती के साथ आचार संहिता लगने के 3-4 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण है। जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद राज्य सरकार की ओर से भले से कोई घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन आंदोलन करने का मौका विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा होगा, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास आंदोलन और प्रदर्शन के मौके कम होते हैं। जिस तरह से भाजपा की ओर से आक्रामक राजनीति की जा रही है, उस
उसका एक बड़ा नजारा रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास देखने को मिला, जहां प्रदेश भर से आए हजारों छात्र मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से CGPSC के मसले पर प्रदर्शन और घेराव किया जा रहा था। प्रदेश भर के PSC प्रतिभागी भी यहाँ पहुंचे थे। यहाँ आरोप भी बेहद स्पष्ट है, जिस तरह से CGPSC के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के परिवार के 5 लोगों को मेरिट सूची में शामिल करवाया गया। इसके अलावा कई अधिकारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को शामिल करवाया गया। कई कारोबारी और नेताओं के बच्चे भी मेरिट सूची में आए और इस मुद्दे पर सरकार की ओर से खासकर चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बनवाने के मसले में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे माहौल में जब छात्र प्रदर्शन करने गए तब पुलिस की ओर से जो सख्ती दिखाई गई, सोशल मीडिया में तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। आप चंद सेकंड में इस वीडियो को देखेंगे तब आपको भी एहसास हो जाएगा कि आखिर CGPSC के मुद्दे पर सरकार किस तरह से बैकफुट पर है। ये नज़ारा है बूढ़ा पारा धरना स्थल के आसपास का, जहां एक सभा के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी CM हाउस घेरने निकले थे, जिन्हें सप्रेशाला के पास पुलिस ने पहले तो रोका। यहां प्रदर्शनकारियों पुलिस की भी झूमा झटकी हुई। 2-2 बैरिकेड लगाए गए थे। बैरिकेड तोड़कर जब प्रदर्शनकारी छात्र आगे निकले तब एक तस्वीर जो खूब वायरल हुई, यहाँ लड़कियों के बाल खींचकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस ने यहाँ भारी बल प्रयोग किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि पुलिस प्रदर्शनकारी लड़कियों को अपराधियों की तरह खींच के ले गई। पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करके प्रदर्शनकारियों को उनके भविष्य खराब करने की चेतावनी दी गई। 2 घंटे तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ये संघर्ष चलता रहा। प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दावा है कि 8000 युवा छात्र छात्राएं पहुंचे थे। इसमें PSC के अभ्यर्थी भी थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संयोजक शुभम जायसवाल ने बताया कि प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने सरकार की विफलताओं तथा भ्रष्टाचार का खुला विरोध किया। ABP के इस प्रदर्शन के दौरान उनके राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय सहमंत्री प्रफुल्ल अकांत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव सहित हजारों लोग इस मौके पर मौजूद थे। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले CGPSC का मुद्दा सरकार की दुखती रग बन चुका है। ऐसे हालात SI और प्लाटून कमांडर भर्ती के भी हैं, जहां युवाओं का आक्रोश खुलकर सोशल मीडिया में नजर आ रहा है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि हर हाल में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। जब हालात इस तरह से तनावपूर्ण है और युवाओं को साधना हर पार्टी की अपनी मजबूरी है, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में 29 साल से कम आयु के 48 लाख युवा है और ये वही युवा है जो तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे हालात में स्वाभाविक रूप से नए प्रत्याशी आएंगे, युवा प्रत्याशी आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। CGPSC के मुद्दे पर सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने हर बार की तरह अपनी सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया, जब उन्होंने न्यूज़ 18 के एक कार्यक्रम के दौरान सरकार के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी और यह कह दिया कि मेरिट की सूची में जिनके नाम आए हैं उनकी आंसर शीट को सार्वजनिक कर दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से उस आंसर शीट को सार्वजनिक करने में फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी TS सिंहदेव के इस कथन को जरूर आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। ऐसे हालात में एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। फिलहाल कांग्रेस के सामने एक बड़ा धर्म संकट अपने प्रत्याशियों को चयन को लेकर भी है, जहां करीब 2200 से ज्यादा लोगों से दावेदारी मंगवाई गई। जब उनके नेता पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, इनमें से जो सिंगल नाम भेजने वाली बात है, जिन 90 लोगों का चयन करना है, उस बारे में हमारे सामने कुछ नए और बड़े अपडेट आए हैं। उसके अनुसार आने वाले सप्ताह भर में कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चयन को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी। प्रदेश चुनाव समिति ने 82 सीटों में प्रत्याशियों को लेकर सहमति बना ली है। शेष 8 सीटों के मामले में अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की प्रदेश स्तर की चुनाव समिति लंबी सीटों में सिंगल नाम तय कर इसे स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी CEC की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी सभी 90 सीटों की सूची अपनी अनुशंसा के साथ भेज देगी। जहां कांग्रेस की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी मंत्री की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार करीब कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों के विरुद्ध जनता में खासी नाराजगी है और यदि सभी के सभी मंत्रियों को भी टिकट दे दी जाती है तो 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनता के मत पड़े थे, यानी सत्ता के विरुद्ध जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है,
उसका असर देखने को मिल सकता है। जहां जनता की अदालत में तय हो जाता है कि किसने काम किया और किसने नहीं। मौजूदा हालात में जब केंद्र के लिए जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दिया और यूपी में जिस तरह से लगातार 2 बार योगी आदित्यनाथ को मौका दिया, दरअसल मौजूदा हालात में लगातार 2 बार सरकार बनाने का अवसर देना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल की दुनिया में जनता तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। क्रिया की प्रतिक्रिया जिस तरह से आती है वहां बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता। बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किसी सरकार को दोबारा से रिपीट करना। यहां आपको तय करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।